नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं भारतीय संविधान में प्रस्तावना की, यानी प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, पहले ये जान लेते हैं कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का निर्माण कैसे हुआ, किसको प्रस्तावना कहते हैं, कहां से ली गई है और क्यों इसको उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें दोस्तों प्रस्तावना या प्रियम्बल की, तो प्रस्तावना का तात्पर्य है कि भारतीय संविधान में जो मूल आदर्श हैं उनको प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में समावेशित किया गया है। अर्थात जो मूल आदर्श हैं उनको प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान में समावेशित किया गया है और जो ये मूल आदर्श हैं इनको शब्दों द्वारा प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में उल्लेखित किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों कि कैसे प्रस्तावना का निर्माण हुआ और क्यों उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को एक दूसरी संविधान सभा की बैठक हुई और उसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया भारतीय संविधान में प्रस्तावना के लिए, यानी एक उद्देश्य रखा गया प्रस्तावना के लिए भारतीय संविधान में। और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को ये प्रस्ताव पारित हुआ और भारतीय संविधान में प्रस्तावना को अंगीकृत किया गया और जो उद्देश्य रखा गया था प्रस्तावना के लिए, इसीलिए इस प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों भारत के संविधान में प्रस्तावना की, तो कहां से प्रस्तावना ली गई है। दोस्तों, अगर बात करें प्रस्तावना की, तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यहीं से कंफ्यूजन दूर हो जाता है दोस्तों कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना अमेरिका और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारतीय संविधान में प्रस्तावना को कहां से लिया गया और उसकी भाषा को कहां से लिया गया। तो दोनों आंसर आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो अमेरिका से प्रस्तावना ली गई है और उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है भारतीय संविधान में प्रस्तावना की। अब बात करते हैं दोस्तों प्रस्तावना के स्टार्टिंग की या प्रस्तावना के स्रोत की। तो प्रस्तावना का स्रोत है दोस्तों, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्रात्मक से लेकर 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, यानी भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया संविधान सभा द्वारा। और अगर लागू की बात करें तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत में संविधान लागू किया गया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया और उसी दिन उसकी प्रस्तावना को भी अंगीकृत किया गया था। और उसके बाद 26 जैन 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था पूरे भारत में। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें प्रस्तावना के अंदर आने वाले शब्दों की, कौन कौन से शब्द व्यवस्थित किए गए हैं प्रस्तावना के अंतर्गत और क्या क्या इन शब्दों का महत्व है भारतीय संविधान में। दोस्तों,
वैसे भारत के संविधान में प्रस्तावना को एक संपूर्ण या संपूर्ण सारांश कहा जा सकता है, या भारत के संविधान की संपूर्ण सार या सारांश कहा जा सकता है प्रस्तावना को, क्योंकि एक संक्षिप्त रूप दर्शाया गया है प्रस्तावना में भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियों को इस छोटी सी प्रस्तावना में प्रदर्शित किया गया है। यानी कितनी सुंदर, कितनी अट्रैक्टिव है हमारी भारत की संविधान की प्रस्तावना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की, कि कौन कौन से वर्ड्स रखे गए हैं भारतीय संविधान में प्रस्तावना के अंतर्गत। पहले बात करते हैं दोस्तों संविधान के स्रोत। तो संविधान के स्रोत कहां से हैं दोस्तों? हम भारत के लोग या जनता, हम भारत के लोग या जनता, अर्थात जनता एक शक्तिशाली रूप है भारतीय संविधान में, और यही शक्तिशाली बनाती है हमारे संविधान के प्रस्तावना को। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिस्टम में सबसे ऊपर कौन है, तो प्रस्तावना, और प्रस्तावना को कौन शक्तिशाली बना रहे हैं, तो हम भारत के लोग या भारत की जनता संविधान को या प्रस्तावना को शक्तिशाली बना रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों संविधान में प्रस्तावना के स्वरूप की। तो कैसा स्वरूप है हमारे प्रस्तावना की, भारतीय संविधान के प्रस्तावना की कैसा स्वरूप है? दोस्तों इसमें 5 वर्ड दिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड आपको याद करने हैं पर्टिकुलरली दोस्तों। अब जानते हैं, पहला वर्ड है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पहला वर्ड संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दोस्तों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत आंतरिक और बाह्य रूप से पूर्ण स्वतंत्र है, यानी किसी भी प्रकार का आंतरिक और विदेशी फैसला भारत खुद ले सकता है, अर्थात किसी का भी नियंत्रण नहीं है भारत के ऊपर, अर्थात ना तो ब्रिटिश का नियंत्रण है यहाँ पर और ना ही किसी बाह्य कंट्री का नियंत्रण रहेगा भारत में, और भारत खुद ही अपने फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होगा। दूसरा फैक्ट है समाजवादी। दोस्तों समाजवादी का मीनिंग है समाज में गरीबी और अमीरी को लेकर समानता। दोस्तों अगर बात करें यूरोप की, तो यूरोप में दोस्तों गरीबी और मिडिल क्लास लोगों के बीच संघर्ष में अमीरी लोगों के बीच समानता रखी गई है, यानी संघर्ष के अकॉर्डिंग समानता प्रदान की गई है यूरोप कंट्री के अंदर। अगर बात करें भारत की, तो भारत में गांधीवाद और नेहरूवाद के अनुसार आपसी प्रेम कह सकते हैं, आपस में मिलना जुलन कह सकते हैं, इसके माध्यम से समानता रखी गई है भारत में। अमीरी गरीबी को कोई अलग अलग टाइप का नहीं मान रखा है, समान, जो अमीर होगा गरीब होगा सबको इक्वल माना गया है भारत के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें तीसरे वर्ड की, पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष का मीनिंग है दोस्तों कि भारत या भारत राष्ट्र का कोई अपना पर्टिकुलर धर्म नहीं होगा, यानी भारत देश का कोई धर्म नहीं होगा। धर्म होगा तो उसके अंदर भारत के अंदर रहने वाले लोगों का, अर्थात भारत का अपना कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है। भारत में जितने लोग रहते हैं उनका धर्म हो सकता है, इसीलिए भारत विभिन्न धर्मों का देश कहा गया भारत को। लेकिन भारत का अपना कोई पर्टिकुलर धर्म या रिलीजन नहीं है, इसीलिए भारत में रहने वाले लोगों का विभिन्न धर्म है। अब बात करते हैं दोस्तों लोकतंत्रात्मक।
यानी लोकतंत्रात्मक का अर्थ है जनता का शासन। दोस्तों, भारत में लोकतंत्र को एक बहुत बड़ा महत्व प्रदान किया गया है कि भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है, यानी जनता द्वारा शासन, जनता खुद शासन करेगी जनता पे। इसमें बात करें अगर अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन लोकतंत्र की, कि जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन, जनता द्वारा जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन, यानी जनता द्वारा किया गया शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। अगर बात करें इसमें गणराज्य या गणतंत्र की, वैसे तो दोनों ये वर्ड यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सेम है, लेकिन लोकतंत्र का मीनिंग जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन है, लेकिन गणराज्य या गणतंत्र का मीनिंग है कि कोई भी पद भारत में वंशानुगत नहीं होगा। यानी पहले अगर राजतंत्र की बात करें तो राजतंत्र में ये होता है राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन भारत में अब ऐसा नहीं होगा। गणतंत्र के अनुसार राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, योगी का बेटा योगी नहीं बनेगा, यानी सीएम नहीं बनेगा। वैसे तो बेटे हैं नहीं, लेकिन एक एग्जाम्पल है, हमारे तीरथ सिंह, हमारे जो भी मिनिस्टर हैं उनका बेटा मिनिस्टर नहीं बनेगा, लेकिन सिर्फ क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, क्वालिटी के अकॉर्डिंग, संसद में कौन सा सदस्य है नहीं है, लोकसभा में क्या है क्या नहीं है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, ये इन सब बातों पर डिपेंड करता है कि एक मिनिस्टर का बेटा मिनिस्टर बनेगा या नहीं। लेकिन गणतंत्र के अनुसार दोस्तों, राजा का बेटा यानी प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, यानी वंशानुगत फैक्ट नहीं होंगे यहां पर। अब बात करते हैं दोस्तों भारतीय संविधान में प्रस्तावना के उद्देश्य की। तो कौन कौन से उद्देश्य रखे गए हैं यहाँ पर? अगर बात करें दोस्तों न्याय की, तो सामाजिक का मतलब है समानता। सारे व्यक्ति भारत में समान माने गए हैं और सारे धर्म भी समान माने गए हैं इंडिया के अंदर। बात करें आर्थिक की, तो आर्थिक की कोई बात नहीं करी गई है आपके इस संविधान के अंतर्गत। तो अब बात करते हैं राजनीतिक की, तो राजनीतिक रूप से भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सभी व्यक्ति समान हैं, सिर्फ उनकी क्वालिफिकेशन क्वालिटी के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग पद के लिए अधिकार दिया जा सकता है राजनीतिक क्षेत्र में। अब बात करते हैं स्वतंत्रता की, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता की। दोस्तों वैसे स्वतंत्रता को यानी राइट टू फ्रीडम एक फंडामेंटल राइट माना गया है दोस्तों, और उसमें ये कहा गया है कि भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति स्वतंत्र हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपने विकास के लिए स्वतंत्र है, और व्यक्ति स्वतंत्र होगा तो वो अपना विकास करेगा और अपना विकास करने के पश्चात उसके देश या राष्ट्र का विकास होगा। अर्थात भारत में जो भी प्रत्येक व्यक्ति है उसको स्वतंत्रता प्राप्त या प्रदान की गई है, और वो व्यक्ति जो स्वतंत्र है खुद का विकास करेगा और अपने विकास के साथ साथ राष्ट्र का भी विकास करेगा। अब बात करते हैं समता। तो समता या सामाजिक, इनका मीनिंग एक ही है, समानता। तो राइट टू इक्वालिटी भी एक फंडामेंटल राइट है अपने किसमें, संविधान में, जिसमें बताया गया आर्टिकल 19 में कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, जॉब पाने की स्वतंत्रता। तो ये सारे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आते हैं भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में। अब बात करते हैं दोस्तों व्यक्ति की गरिमा। तो व्यक्ति की गरिमा को भी प्रदर्शित किया गया है भारतीय संविधान में प्रस्तावना के अंतर्गत। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता की बात करें तो दोस्तों भारत विविधता में एक है, यानी विभिन्न भाषाओं वाला, धर्मों वाला
देश है भारत, जिसको कि राष्ट्र की एकता एवं अखंडता भी कहा गया, क्योंकि माना गया इसको भारत को कि विविधता में एकता वाला देश। अब बात करते हैं बंधुता, अर्थात बंधुता का मीनिंग है दोस्तों यहाँ पर कि आपस में भाईचारा होना चाहिए भारत के अंदर, और संविधान में भी इसका उल्लेख किया गया कि बंधुत्व होना चाहिए भारत में। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें कि एन ए पालकीवाला ने भारतीय संविधान को प्रस्तावना के माध्यम से परिचय किया, यानी एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की क्या का है, परिचय, या भारतीय संविधान का परिचय या इंट्रोडक्शन का है। जैसे हम अपने इंट्रोडक्शन की बात करें तो सिंपल बता देते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, पिताजी का नाम ये, माताजी का नाम ये, तो सिंपल बेसिक डिटेल्स कहते हैं। उसी प्रकार जो भारतीय प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, उसमें संविधान का एक सार निकाला गया है, या बोल सकते हैं परिचय, संविधान का परिचय माना गया है एन ए पालकीवाला द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। बात करें आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर की, तो इन्होंने दीर्घकालीन सपनों का विचार बताया है भारतीय प्रस्तावना को। दोस्तों भारतीय संविधान काफी बड़ा है और विश्व में सबसे बड़ा संविधान है भारत का, जिसमें 22 भाग, 12 अनुसूचियां या शेड्यूल और 395 आर्टिकल्स हैं। इसीलिए आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर द्वारा दीर्घकालीन या लंबे समय तक सपनों का विचार कहा गया है भारतीय संविधान को। अब दोस्तों होता यह है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को संशोधित करने का कोई भी या संशोधित करने की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, यानी प्रस्तावना में अमेंडमेंट एक्ट नहीं लाया जा सकता था और प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता था। लेकिन दोस्तों हुआ ये कि एक वाद हुआ, बेरुबारी संघवाद इन 1960 में, और उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोई भी प्रक्रिया नहीं होगी प्रस्तावना में संशोधन की। लेकिन उसके बाद दोस्तों 24 अप्रैल को एक ऐसा दिन आता है, उस दिन एक तो क्रिकेट के जगत में सचिन तेंदुलकर का जन्म होता है, और दूसरा उस दिन भारत के लिए एक विशाल या एक बहुत बड़ी रुचि मिली है, जो कि केशवानंद भारती। तो केशवानंद भारती ने एक विवाद दिया, केरलवाद इन 1973, यानी केशवानंद भारती केरलवाद इन 1700 आपके संविधान सभा में पारित हुआ, या सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद ऑर्डर दिया कि अब भारतीय प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि केशवानंद भारती भारत के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में प्राप्त हुए हैं, और उन्होंने 1973 में केरलवाद के पश्चात प्रस्तावना में संशोधन करने की अनुमति ली। तो उसके बाद दोस्तों भारत के संविधान में प्रस्तावना में संशोधन किया जाने लगा, और कई बार प्रस्तावना में संशोधन किया भी जाना चाहिए, ये भी कहा गया, और नहीं भी किया जाना चाहिए। तो अलग अलग तरीके हैं संशोधन करने की। अब दोस्तों हुआ ये 42 अमेंडमेंट 1949 को 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1949 के अंतर्गत एक प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़े गए हैं, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष, जिनका अर्थ मैं आपको अभी बता चुका हूं इन स्वरूप के माध्यम से। तो संशोधन 42वां संविधान संशोधन या 42वां अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, और 1949 को इसमें
या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे वर्ड जोड़े गए।